नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की आज की घटना भी ब्लाइंड मर्डर्स के सीरीज की अगली कड़ी है। आज का राज्य है महाराष्ट्र और जगह है उस्मानाबाद। 21 दिसंबर 2015 को उस्मानाबाद में एक गांव है बघोली, जगह है कह लें, गांव है कह लें। इस गांव में कई कुएं हैं। एक कुएं में, एक बोरी में बंद एक लाश, जो एक रॉड से बांधकर कुएं में इस आशय से फेंकी गई थी कि रॉड की वजन की वजह से वो नीचे दब कर रह जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। लेकिन वो लाश 2 दिन बाद ऊपर आ गई। गांव वालों ने देखा, पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने उसको बाहर निकाला। लाश बहुत पुरानी नहीं लग रही थी। दूसरा कि दिसंबर का महीना था, पानी काफ़ी उस समय टेम्परेचर ठंडा होता है और कुएं के भीतर वैसे भी जनरल बाहर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में पानी होता है, इसलिए वो लाश डिसइंटीग्रेट नहीं हुई थी। चेहरा बहुत साफ सुथरा, पहचानने लायक था। शरीर भी सामान्य रूप से उतना फूला हुआ नहीं था जितना कि किसी दूसरे मौसम में या किसी दूसरे प्रकरण में ज़्यादा स्वेलिंग उसमें आ जाती है। बहरहाल प्रारंभिक जांच से ये पता लगा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता लगा कि इस लड़की के बदन पर, पेट में, पीठ में, कमर में चाकुओं के 20 से 22 निशान पड़े हुए हैं, यानी उसे चाकुओं से गोद गोद कर मारा गया है। लोकल पुलिस ने, उस्मानाबाद की पुलिस ने चेहरे की स्पष्ट, चूंकि चेहरा भी स्पष्ट था, स्पष्ट फोटोग्राफ निकालकर आसपास के जगहों पर, महाराष्ट्र के सभी पुलिस स्टेशंस पर और महाराष्ट्र से सटे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की पुलिस को भी ये फोटोग्राफ सर्कुलेट किए। लेकिन कहीं से भी इस लड़की की शिनाख्त नहीं हुई और धीरे धीरे ये केस तमाम फाइलों के साथ बंद हो गया। फाइनल रिपोर्ट लग गई कि साहब इसकी जब पहचान ही नहीं हो रही है तो आगे कैसे बढ़ा जाए। 2016 में 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी राज तिलक रोशन, वो 2016 में जब एडिशनल एसपी थे तो उस्मानाबाद उनकी पोस्टिंग हुई। उन्होंने मई के महीने में जिले के तमाम अनसॉल्व्ड मर्डर केसेस को रिव्यू करना शुरू किया कि आखिरकार क्या वजह है कि इस तरह के ब्लाइंड मर्डर्स को क्यों नहीं अब तक खोला गया, क्यों नहीं इसका अनावरण हुआ, क्यों नहीं ये केस सॉल्व हुआ। उन्होंने जो अधिकारी इसकी जांच से जुड़े थे उनसे बात की, जो आईओ इससे जुड़े थे उनको बुला के उनसे बात की, जो फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ और जो चीज़ें मौके से बरामद हुई थी एक एक करके उनको देखना शुरू किया। जब उन्होंने फोटोग्राफ देखा तो फोटोग्राफ से ये महिला या ये लड़की किसी भले घर की लग रही थी, अच्छे परिवार से जुड़ी हुई लग रही थी। और फिर उसका पूरा पंचायतनामा भी पढ़ा, साथ ही लाश पर बरामद कपड़ों की बारीकी से जांच शुरू की। बारीकी से जांच करते करते उन्होंने जब बहुत, जिसको कहते हैं ना कि अच्छे से जो भी कपड़े मिले थे उनको देखा, तो उन्हें लड़की की कुर्ती के पीछे एक टैग मिला। टैग में लिखा था jaipurkurti.com। राज तिलक रोशन के चेहरे पर थोड़ी सी
जिसे कहते हैं कि मुस्कुराहट आई या खुशी आई कि चलो कोई चीज़ तो मिली, क्योंकि इस केस को देखने वाले पुराने किसी अधिकारी ने न तो केस डायरी में और न ही बातचीत में इस टैग का जिक्र किया था। यहीं से उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने कई ई कॉमर्स साइट्स पर जब सर्च किया तो उन्हें जयपुरकुर्ती.com की उसी कलर की, उसी साइज की बहुत कुर्तियां दिखाई पड़ने लगी। इसके बाद करीब करीब आधा दर्जन ई कॉमर्स साइट्स के ईमेल पते रोशन साहब ने निकलवाए और सभी को मेल किया। जैसे फ्लिपकार्ट है और बाकी जैसे तमाम और साइट्स हैं, उनको सबको मेल किया। मेल करने में उन्होंने जो रिक्वेस्ट की उसमें ये लिखा कि 1 जनवरी 2015 से 20 दिसंबर 2015 के बीच आपके इस ई कॉमर्स साइट पर यानी जयपुरकुर्ती.com से कुल कितनी कुर्तियों की खरीद हुई है, उनकी पूरी डिटेल और खास तौर से खरीदने वाले कौन हैं और उन्होंने किन नंबरों से इन ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बुकिंग की थी। ये भी बताने को कहा गया कि किस किस कस्टमर को जयपुर कुर्ती की 1 डे डिलीवरी हुई है, यानी सेम डे डिलीवरी हुई है। सारे ई कॉमर्स साइट्स से जब जवाब आए राज तिलक रोशन साहब को, तो कुल इस पीरियड में यानी 1 जनवरी 2015 से 20 दिसंबर यानी जिस दिन वो लाश बोरे में बरामद हुई थी, उस दिन इस तरह की जो उन्होंने कुर्ती की फोटोग्राफ ली थी, मृतक के कपड़े जो पोस्टमार्टम से पहले उतारे जाते हैं, तो उसी डिज़ाइन की 18,000 कुर्तियाँ खरीदने की डिटेल पुलिस के पास आ गई। ग्राहकों में सबसे लंबी सूची फ्लिपकार्ट की मिली। अमेज़न ने भी बहुत ढेर सारे कस्टमर्स के नाम और नंबर भेजे। मैं इस खबर से संबंधित जो पेपर कटिंग है वो कम्युनिटी में डाल रहा हूँ। आप उसमें उस कुर्ती के कलर या कुर्ती का जो डिज़ाइन है उसको देख सकते हैं। बड़ा पॉपुलर टाइप का डिज़ाइन है, लेकिन वो तमाम ई कॉमर्स साइट से उसी जयपुरकुर्ती.com से ही भेजा गया था। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये खबर हमारे बहुत अच्छे मित्र सुनील मेहरोत्रा जी ने लिखी थी 2020 में नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स मुंबई में पिछले 25 सालों से क्राइम रिपोर्ट करने वाले सुनील मेहरोत्रा जी ने बहुत अच्छी बड़ी बड़ी घटनाओं के खुलासे से संबंधित खबरें लिखी हैं। आप नवभारत टाइम्स या नवभारत गोल्ड पर जाकर उनकी जो क्राइम से संबंधित खबरें हैं उन्हें देखिएगा। मैं उनसे बहुत बार मिला हूँ और दाद देता हूँ उनकी क्राइम के बारे में समझ के। उन्होंने इस खबर में राज तिलक रोशन का इंटरव्यू भी किया था और पूरी डिटेल इस अपराध के बारे में लिखी थी। बहरहाल उस्मानाबाद पोस्टिंग से पहले राज तिलक रोशन से पहले 2 और अधिकारियों ने इसकी विवेचना की थी। विवेचना के समय उन लोगों ने डंप डाटा यानी उस जगह की जहां लाश बरामद हुई थी वहां के मोबाइल टावर्स एक पर्टिकुलर समय में कितने कॉल आए और कितने गए थे उस टावर से, वो भी पुराने जांचकर्ता अधिकारियों ने उनको उपलब्ध करा दिए। ई कॉमर्स कंपनियों से जयपुर कुर्तियां खरीदने वाले 18,000 से ज़्यादा जिन कस्टमर्स के नंबर आए, फिर हर एक नंबर का लोकेशन निकाला गया। मतलब आप समझें कि 18,000 कस्टमर्स
हो सकता है किसी ने या जो दुकान वाले हैं उन्होंने, एक कस्टमर ने 20 खरीदे हों, तो कम से कम 15,000 नंबर तो होंगे। और 21 दिसंबर 2015 या उससे पहले उस बघोली गांव में लोकेशन होने वाले नंबर्स को तलाशने के लिए सारे नंबर्स की, यानी लगभग 15-16 हज़ार नंबर्स की CDR निकालकर सॉफ्टवेयर में डाल के ये तलाशा गया कि बघौली में घटना से पहले या घटना के बाद कोई नंबर ऐसे हैं जो लगातार वहाँ बने हुए हैं। जांच की उसी प्रक्रिया में एक नंबर शक के घेरे में आया, जिसने अक्टूबर 2015 में फ्लिपकार्ट से जयपुर कुर्ती की ऑनलाइन शॉपिंग की थी। राज तिलक रोशन साहब ने उस पर कंसंट्रेट करने का फैसला किया और उस नंबर की लोकेशन 19-20 दिसंबर 2015 को भी बघोली गांव में ही थी, पर यह नंबर नागपुर के प्राइवेट कंपनी के HR डिपार्टमेंट के नाम चढ़ा हुआ था, अंकित था, आवंटित था। आप जानते हैं कई कंपनियां अपने यहाँ से ही अपने एजेंट्स को अपना सिम कार्ड और मोबाइल नंबर देती हैं ताकि उनको ट्रैक किया जा सके। सिस्टम जनरेटेड मैसेज भी देने के लिए अपनी कंपनियां, जो इस तरह की कंपनियां हैं, HR वाले उनको नंबर और मोबाइल देते हैं। नागपुर की इस कंपनी का ये नंबर ये पूरी तरह से सस्पेक्टेड है ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। केवल एक ही विकल्प आया कि नागपुर जाकर उस कंपनी से सीधे ये पूछा जाए कि ये नंबर आपने अपने किस एजेंट को या अपने किस अधिकारी को आवंटित किया है, ताकि उससे बात की जा सके। दूसरी दिक्कत यह आ रही थी कि उस्मानाबाद और नागपुर के बीच दूरी काफ़ी है, इसलिए IIT खड़गपुर के बीटेक IPS अधिकारी राज तिलक रोशन ने सोचा कि पहले यहीं से, यानी उस्मानाबाद से बैठे बैठे ही साइबर तकनीक से ये चेक किया जाए कि इस नंबर, इस मोबाइल नंबर के जिसको सस्पेक्ट किया जा रहा था, क्या उससे संबंधित किसी व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट निकाला जा सकता है। आप लोग अब जानते हैं, अब तो बहुत आसान हो गया है, आप नंबर फीड करिए, उस नंबर पर या उस नंबर से रजिस्टर्ड फेसबुक अकाउंट्स मिल जाते हैं। और इस प्रक्रिया में राज तिलक रोशन को एक फेसबुक अकाउंट भी मिल गया। नाम था प्रकाश चाफेकर। अब इस प्रकाश चाफेकर की फेसबुक पोस्ट को शुरू से देखना शुरू किया राज तिलक रोशन और उनकी टीम के लोगों ने। उन्होंने ये पाया कि घटना के 2-3 दिन बाद 23 दिसंबर 2015 को गूगल प्ले से डाउनलोड किए गए गेम का फोटो और लिंक उसमें पड़ा हुआ था। चूंकि उनकी किसी पुरानी पोस्ट में गूगल प्ले से सीधे डाउनलोड करके कोई लिंक नहीं पड़ा था, यानी वो व्यक्ति गूगल प्ले से डाउनलोड करके किसी गेम का लिंक डालने का आदी नहीं था, इसलिए उस पर ज़्यादा निगाह गई। जब वो लिंक खोला गया तो लिंक के नीचे 2 शब्द लिखे हुए थे, डेड टारगेट। लिंक के नीचे कुछ कमेंट्स भी थे कि तुम क्यों ऐसा लिख रहे हो, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके फ्रेंड्स इस डेड टारगेट की कहानी समझ नहीं पाए, पर रोशन साहब ने इस पोस्ट से पूरी तरह से वो कंफर्म हो गए कि सस्पेक्ट हमारा यही है। डेड टारगेट वो भी जिस दिन बॉडी मिली है उसके 3 दिन बाद, वो भी फेसबुक पर सीधे गूगल प्ले से डाउनलोड करके गेम का लिंक, और गेम के लिंक के नीचे ये कमेंट कि डेड टारगेट।
ऐसे में प्रकाश चाफेकर के मोबाइल का पूरा सीडीआर यानी डेटा निकालने का फैसला किया गया। उसी में 2 नंबर और शक के घेरे में आ गए, जिनसे बराबर बातचीत प्रकाश चाफेकर की होती रही। इसमें 1 नंबर प्रकाश चाफेकर के साथ वारदात वाले दिन बघोली गांव में ही था, जबकि दूसरे नंबर का लोकेशन उस दिन यानी 19-20 दिसंबर को पुणे में था। पर ये 2 नंबर बंद हो गए थे, सिर्फ प्रकाश चाफेकर का नंबर चल रहा था। प्रकाश चाफेकर का नंबर सिर्फ इसलिए चल रहा था कि ये कंपनी का दिया हुआ मोबाइल नंबर था या कंपनी का दिया हुआ सिम था। वो इसको न तो नष्ट कर सकता था, न इसको बंद कर सकता था। कंपनी के लोगों को तुरंत शक होता, इसलिए उसने मजबूरी में इसे खोले रखा। बाकी दोनों नंबर बंद हो गए। पुलिस को समझने में देर नहीं लगी कि ये 2 नंबर क्यों बंद हो गए। अब राज तिलक रोशन साहब बिल्कुल कंफर्म हो गए कि हो न हो ये तीनों ही नंबर इसी घटना से संबंधित हैं। ऐसे में राज तिलक रोशन साहब ने, जब उनको लग गया कि कुछ न कुछ इन्हीं नंबरों से है, तो उन्होंने उस लड़की की फोटो को सर्च करने के लिए प्रकाश चाफेकर के फेसबुक अकाउंट से उसके सारे फ्रेंड्स की फोटो और डिटेल निकालनी शुरू कर दी कि शायद इस शक्ल वाली या इस शक्ल के साथ कोई नाम या कोई डिटेल इसके फेसबुक कॉन्टैक्ट्स में मिल जाए। लेकिन कोई फोटो या कोई इस तरह की जानकारी उसके फेसबुक अकाउंट से नहीं हो पाई। जब उससे कुछ नहीं पता लगा तो प्रकाश चाफेकर ने यह फैसला किया कि हम इसकी जहां वर्तमान लोकेशन होगी वहां जाएंगे। वर्तमान लोकेशन प्रकाश चाफेकर की पुणे मिली। रोशन खुद पुणे के लिए निकले और फिर वहां पहुंचकर कुछ काम के बहाने उन्होंने प्रकाश चाफेकर को फ़ोन कराया किसी दूसरे आदमी से। जैसे ही प्रकाश चाफेकर फ़ोन करने वाले की बताई जगह पर पहुंचा, रोशन साहब ने उस आदमी को वहीं दबोच लिया, अपनी गिरफ्त में कर लिया। गाड़ी में बिठाया। जब देखा कोई भीड़ भाड़ नहीं फॉलो कर रही है या कोई विरोध करने नहीं आ रहा है, उन्होंने फौरन अपनी डायरी में से वो फोटो निकाली जो मृत अज्ञात महिला की थी। फोटो दिखाकर प्रकाश चाफेकर से पूछा कि ये कौन है। प्रकाश चाफेकर ने फोटो देखते ही अपना ड्रामा शुरू किया। उसने कहा, अरे ये तो कांचन है, क्या हुआ इसको। जवाब में रोशन समझ गए कि जब ये पहचान रहा है तो अब कहानी बिल्कुल इसी के गले के नीचे है। उसे पुलिस स्टेशन लाया गया और जब इतना ड्रामा रोशन साहब ने देख लिया तो आप समझ सकते हैं उनके दिमाग में क्या आया होगा कि ये कैसे पूरी बात बताएगा, किस तरह से पूरी बात बताएगा। फिर पुलिस ने उसी तरह से उससे बात की, सवाल पूछने लगे और पूछताछ करने लगे, वही वाली पूछताछ, समझ गए होंगे आप। उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगा, सिसकियां बंध गईं और तरतीबवार उसने सारी बातें बताईं। उसने पुलिस को पहले अपना घर दिखाया जिसमें उसकी पत्नी प्रतिभा और उसके 2 बच्चे साथ में रहते थे। पुलिस ने कांचन का पता पूछा तो उसने कांचन का भी पता बताया और बताया कि पहले वो पुणे में और बाद में नागपुर में उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहता था। प्रकाश चाफेकर ने पुलिस के साथ बैठकर कांचन का घर दिखवाया। वहाँ उसकी माँ और चाचा मिले। फिर चाचा के जरिए उसके पिता से उसके दुकान पर मिलने राज तिलक रोशन खुद गए और पहले कांचन की पूरी पृष्ठभूमि समझी। फिर सबको खूब संभालने के बाद उन्होंने कहा, सॉरी, अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या हो चुकी है। फोटोग्राफ दिखाया, सभी की आंखें नम हो गईं, रोना धोना शुरू हो गया।
रोशन ने प्रकाश चाफेकर को कांचन के घर से काफ़ी दूर गाड़ी में बिठा रखा था कि ऐसा न हो कि वो लोग इस पर हमला कर दें या पहचान जाएं कि ये तो वही आदमी है जिसके लिए मैंने कानूनी कार्रवाई के लिए मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी। प्रकाश चाफेकर को यहाँ से उसके खुद के घर ले जाया गया। उसी वक्त चूंकि उसने सब डिटेल बता दी थी तो प्रकाश चाफेकर के साले दत्ता लोहार को उस्मानाबाद से ही गिरफ्तार करा के उसी जगह लाया गया जहां वो रखा गया था। जब सभी से पूछताछ हो गई, दत्ता लोहार यानी प्रकाश चाफेकर का साला और उसकी पत्नी प्रतिभा, प्रकाश की पत्नी प्रतिभा, तो ये पता लगा कि प्रकाश चाफेकर एक पढ़े लिखे और संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखता है। उसके पिता आर्मी में अधिकारी रहे हैं। उसकी शादी वारदात से करीब 10 साल पहले प्रतिभा से हुई थी। उसके 3 बच्चे हैं। वो पुणे की एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर बड़ी तनख्वाह के साथ काम करता था। उसी कंपनी में कांचन भी काम करती थी। धीरे धीरे दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी, जो बाद में रिलेशनशिप में तब्दील हो गई। प्रकाश चाफेकर की पत्नी को, उसकी पत्नी प्रतिभा को इस बात की भनक लग गई। अब आप ये कहिएगा भनक साहब कैसे लग गई? देखिए, जब इस तरह के रिलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, अगर इस तरह के संबंध किन्हीं 2 लोगों के बीच लुका छिपी वाले होते हैं तो कोई न कोई साथ का आदमी है जो परसू भी करता है, जलता भी है, जलन भी रखता है और खेल बिगाड़ने की ताक में रहता है। उन्हीं में से किसी ने पत्नी प्रतिभा को कान में फूंक दिया कि आप तो रोज सुबह ऑफिस के लिए तैयार होकर भेजती हैं और शाम को उनको खाना खिलाती हैं। वहाँ क्या चल रहा है आपको नहीं पता। जिस महिला को अपने पति के बारे में ऐसा पता लगेगा वो खोजबीन जरूर करेगी, और प्रतिभा ने भी पूरी खोजबीन की। एक दिन जब उसे पूरी डिटेल पता लग गई तो उसने प्रकाश को टेलीफोन पर बहुत उल्टा सीधा भी कहा और घर आते ही बहुत ही सीरियस टाइप का झगड़ा पति पत्नी के बीच में हुआ। प्रकाश ने सोचा या अपनी पत्नी से यह कमिट किया कि वो यहीं पुणे की रहने वाली है, मैं अगर कहीं दूर अपनी पोस्टिंग करा लूँ तो उससे मेरा पिंड छूट जाएगा। पत्नी ने कहा कि बहुत जल्दी तुम अपना ट्रांसफ़र यहाँ से करा लो, और हुआ भी यही। प्रकाश जाफेकर ने नागपुर में पुणे छोड़ दिया और नागपुर में एक और बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली। बच्चों की पढ़ाई की वजह से या स्ट्रेटजी की वजह से उसने प्रतिभा को पुणे में ही रहने दिया। लेकिन जब वो नागपुर गया, कांचन से कोई संपर्क नहीं रखा, तो कांचन ने भी अपनी पूछताछ शुरू की और जल्दी पता लगा लिया कि वो नागपुर में किस कंपनी में है। इसी बीच उनके माँ बाप को जब ये शंका हुई कि ये किसी लड़के के साथ, अपनी कंपनी के किसी लड़के के साथ इसके संबंध हैं, तो उन्होंने फरवरी 2015 को बिना कांचन की रजामंदी के उसकी शादी तय कर दी और बिना उसको बताए हुए एक दिन घेर घार के उसकी सगाई भी कर दी। कांचन को ये सगाई या ये शादी की बात कतई बर्दाश्त नहीं हुई और वो अपनी फिक्स शादी की तारीख मई 2016 के एक दिन पहले उसने पुणे का अपना मकान छोड़ दिया और प्रकाश के पास नागपुर पहुंच गई। पुणे छोड़ते वक्त उसने अपना मोबाइल परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया। प्रकाश ने उसे नागपुर से वापस पुणे जाने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। एक बार उसने खुदकुशी की भी कोशिश की। प्रकाश चाफेकर ने उसे खुद ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया और उसकी देखभाल करने लगा। फिर मजबूरन उसे अपने उस घर में जहां वो रहता था
कांचन को रखना पड़ा। मकान मालिक को उसे अपनी पत्नी इंट्रोड्यूस करके बताया और यही इंट्रोडक्शन उसने अपने साथी कर्मचारियों को अपनी कंपनी में भी बताया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जैसे ही कंपनी में या मकान मालिक को ये सब बातें बताई गईं तो कुछ लोग जो तलाश में रहते हैं, ताक में रहते हैं, ताका झांकी करते हैं, कानाफूसी उन्होंने शुरू कर दी। और फिर ये बात प्रतिभा को कम्युनिकेट कर दी गई कि हाँ, नागपुर में उनकी पत्नी उनके साथ रहती है और वो ऑफिस वाले जानते हैं। सबको उन्होंने कहीं ले जाकर डिनर भी कराया है। ये बात प्रतिभा को बहुत नागवार गुजरी। उसने फिर टेलीफोन करके फिर प्रकाश जावड़ेकर से बहुत झगड़ा किया। उसी के बाद पत्नी ने कहा कि आप डिसाइड कर लीजिए, आपको 7 दिन का समय है कि आप मेरे साथ रहेंगे या कांचन के साथ रहेंगे। जब टाइम की लिमिट हो गई, सब बातें पता लग गईं, प्रकाश जावड़ेकर के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने बच्चों की कसम खाते हुए पत्नी को ये विश्वास दिलाया कि हम इसी 1 हफ्ते में इसको अपने रास्ते से हटा देंगे, हम इसका कत्ल कर देंगे। तब जाकर उसकी पत्नी प्रतिभा ने कहा कि जब कत्ल कर देना तब मुझसे फ़ोन से बात करना, वरना मुझसे फ़ोन से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। 19 दिसंबर 2015 को शनिवार का दिन था। प्रकाश जावड़ेकर की छुट्टी थी। उसने कांचन से कहा कि चलो आज लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। उस दिन सुबह सुबह उसने अपनी वॉल्क्सवैगन वेंटो कार से नागपुर से कांचन के साथ निकला। घर से निकलने से पहले उसने पत्नी प्रतिभा को पुणे फ़ोन किया और कहा कि मैंने चाकू खरीद लिया है, और ये भी कहा कि तुम अपने भाई दत्ता से कहो कि वो उस्मानाबाद मुझसे आकर मिले और इसमें मेरी मदद करे। पत्नी ने यानी प्रतिभा ने भाई दत्ता को फ़ोन किया कि वो ये ऐसा काम करने जा रहे हैं, जाओ और उनकी मदद करो। उसके बाद उसने फ़ोन पर अपने भाई के लिए कुछ SMS भी छोड़े। दत्ता ने बहन की फ़ोन कॉल के बाद एक बड़ा सा बोरा ले लिया बाजार से और उसे अपने घर के पास एक ऑटो के नीचे ये रख दिया। कुछ घंटे बाद जब गाड़ी उस्मानाबाद पहुंची तो प्रकाश ने कांचन से कहा कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम लग रही है। ड्राइविंग सीट पर बैठा आदमी कभी भी गाड़ी की प्रॉब्लम बता सकता है। क्लच को धीरे से छोड़े, तेजी से दबाए, ब्रेक लगाए, उसको स्टीयरिंग को आसपास घुमाए। बगल में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति हो उसे लगेगा। उसने पूछा क्या बात है? बोले कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मैं ज़रा किसी मैकेनिक को फ़ोन करके बुलवा के इसे ठीक करा के तब आगे चलूँगा। बाहर निकलकर उसने फ़ौरन अपने साले को फ़ोन किया कि उसके घर के पास ही जगह बताई कि मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, तुम तुरंत मुझसे आकर मिलो। साले ने ऑटो के नीचे रखा हुआ वो बोरा लिया, गाड़ी में रखा और ये कहा कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है घर के पास और कहीं आगे ले चलिए, फुर्सत में इसको चेक करते हैं। इसके बाद साला दत्ता लोहार कार के पीछे बैठ गया। कुछ ही मिनट बाद जैसे ही एक ऐसी जगह दिखाई पड़ी जहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था, प्रकाश ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही उसने कांचन को पकड़ा और प्रकाश ने चाकू निकाल लिया। एक के बाद एक कांचन के गले और बाद में पेट और पीठ पर 20 चाकू के वार प्रकाश जावड़ेकर ने किए। और गाड़ी में बैठे बैठे ही साले दत्ता लोहार द्वारा लाया गया वो बोरा, उसमें उसको भर के बोरे को बांध दिया। और फिर वहाँ से उन्होंने कहा कोई सुनसान जगह देखकर, कोई तालाब या कोई कुआं देखकर उसमें इसको डाल दिया जाए। वो जैसे ही बाघोली गांव
के आगे निकले तो गांव के बाहर उन्हें कुएं दिखाई पड़े। धुंधल का हो चला था, थोड़ी देर हल्की सी रात। वैसे ये बताते हैं कि उस समय कोहरा बहुत घना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने देखा कोई नहीं देख पाएगा, चुपचाप बोरे को निकाला। उसमें रॉड, जिससे वो स्टार्ट करने वाला गाड़ी में सामान्य रूप से रखा रहता है, जिससे वो लगाते हैं गाड़ी को उठाने के लिए, जैक वैक लगाते हैं। उस रॉड में उसको बांध दिया ताकि रॉड के वेट से वो बोरा नीचे चला जाए। फिर वहाँ से थोड़ी दूर आगे गए और वहाँ एक छोटा सा तालाब था। वहाँ दोनों आरोपियों ने, बहनोई और साले ने मिलकर, दत्ता लोहार और प्रकाश जाफेकर ने मिलकर अच्छी तरह से कार को धोया, रास्ते में चाकू वगैरह फेंक दिया और दत्ता को बीच रास्ते में उसकी उस्मानाबाद के उसके घर के पास छोड़कर नागपुर चला आया। उसके बाद उसने पत्नी को फ़ोन किया कि मैंने तुमसे वादा किया था, मैंने काम कर दिया। उससे ये भी कहा कि तुम अपना मोबाइल और सिम कार्ड तुरंत अच्छी तरह से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो। साले दत्ता लोहार को भी कहा कि तुम भी अपने मोबाइल और सिम टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो, ताकि भविष्य में कोई पकड़ा न जा सके। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि वो अपना सिम नष्ट नहीं कर सकता था, तोड़ नहीं सकता था, फेंक नहीं सकता था, क्योंकि ये उसके कंपनी का सिम था। पत्नी और साले को ये हिदायत देने के बाद वो अगले दिन अपने मैकेनिक के पास, वॉल्क्सवैगन उसके पास थी, मैंने बताया था, कि अपने मैकेनिक के पास गया और उसने कहा कि गाड़ी की सर्विसिंग कर दो। छोटी मोटी कमियां भी बताई कि इस कमियों को भी ठीक कर दो। गाड़ी में कुछ जगह खून के दाग देखकर मैकेनिक ने उसको पूछा कि भैया ये कुछ ब्लड जैसा लग रहा है। तो उसने फौरन जवाब दिया कि मैं रास्ते में आ रहा था, पत्थरबाजी होने लगी, जाम था, मैं गाड़ी से नीचे उतरकर देखने की कोशिश कर रहा था, तभी पत्थरबाजी होने लगी, मुझे चोट लग गई थी, वही ब्लड है जो कार में दिखाई दे रहा है। मैकेनिक ने बिना शक किए उसकी कार को ठीक कर दिया, सर्विसिंग कर दी और उसके बाद प्रकाश जाफेकर चैन से सो गया। फिर उसने फेसबुक पर 23 दिसंबर को गेम का लिंक पोस्ट करने के बाद डेड टारगेट खुद लिख दिया। फेसबुक पर लिंक पोस्ट करने के बाद उसने शिमला का टिकट बुक कराया, कुछ दिन के लिए वहां घूमने गया, बाद में वो नागपुर आ गया। मैकेनिक से मिलने और शिमला जाने की इस प्रक्रिया के बीच उसने फेसबुक पर ही उस गाड़ी को बेचने का एडवर्टीजमेंट भी डाल दिया, जिससे उसने कांचन का कत्ल किया था। इसके लिए उसने कार का फोटो पोस्ट किया और उसकी डिटेल्स लिखी, किस सन का है, किस मेक का है, किस मॉडल का है, क्या नंबर है। इस विज्ञापन को देखने के बाद एक एजेंट ने उससे संपर्क किया। एजेंट ने यह कार फिर किसी दूसरे को बेच दी। राज तिलक रोशन ये बताते हैं कि यह कार मुकदमे के दौरान पुलिस का सबसे बड़ा एविडेंस बनी। ब्लड स्टेन्स रिकवर किए गए और वो मैकेनिक जिसने वो ब्लड स्पॉट्स देखे थे, उसका बयान सबसे अहम बयान कोर्ट में इस केस के बाबत माना गया, क्योंकि पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने उसका 164 सीआरपीसी यानी कलम बंद बयान करा दिया था, ताकि बाद में वो मुकर न जाए। इस पूरे प्रकरण में एक बात और है कि कांचन जब प्रकाश चाफेकर के साथ मई 2015 में स्थायी रूप से रहने पुणे से नागपुर के लिए निकली, तो उसने भी अपना मोबाइल बंद करा दिया था ताकि परिवार उसको ट्रेस न कर सके। परिवार वालों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। पुणे के एक पुलिस स्टेशन में मिसिंग दर्ज कराई गई। इस शिकायत में बतौर सस्पेक्ट यानी बइस्तबा प्रकाश जाफेकर का नाम भी लिखवाया गया, पर लोकल पुलिस ने कांचन के बहाने एक बार फिर प्रकाश जाफेकर को ट्रेस करने की कोई कोशिश नहीं की। कांचन के पिता ने वो मिसिंग लिखवाई थी। पुलिस को चाहिए था कि ये देखते, लेकिन पुलिस तो ऐसे लोगों के बारे में, भाई बालिग थी, चली गई कहीं, किसी के साथ रह रही होगी, आप क्यों इतना परेशान हो, चली आएगी।
इस तरह का जवाब दे के उसको ख़त्म कर देती है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाती है। पुलिस ने पत्नी प्रतिभा चाफेकर, प्रकाश चाफेकर और साले दत्ता लोहार को जेल भेज दिया। इसका ट्रायल हुआ और शुक्रवार 14 अगस्त 2020 को सेशंस कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 2016 में जब ये केस डिटेक्ट हुआ था तब राज तिलक रोशन साहब वहाँ ASP थे, बाद में वो यहाँ के SP बने। इन दिनों वो मुंबई में ट्रैफिक के DCP हैं। उनको सलाम बनता है कि 18,000 कुर्तियों में से मृतका की उस कुर्ती के बारे में पता करके और फिर मुलजिमों को अरेस्ट करके ट्रायल करा के और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। आज की घटना में कांचन का घर से भागकर घर वालों को कोई बात न बताते हुए जिद करके अपनी प्रेमी के साथ रहना, जबकि उसको पता था कि उसके इस संबंध का उसकी पत्नी घोर विरोध करती है, फिर भी उसने प्रकाश जाफेकर पर अंधा विश्वास किया और प्रकाश की बातों के जाल में उलझ गई, अपनी जान से हाथ धो बैठी। अगर वो अपनी जिद या जाने की बात या किसी और के साथ रहने की बात परिवार से शेयर करती तो शायद ये हत्या न होती। घर वाले उसको पीछा करते, प्रकाश जाफेकर तक पहुंचते, लोगों को बताते, तब प्रकाश जाफेकर को की इतनी हिम्मत न होती कि वो उसकी हत्या कर सके। हालांकि घर वालों को इस बात का शक था, इसीलिए जब मिसिंग रिपोर्ट लिखाई उनके पिता ने तो उसमें बहिष्तभा प्रकाश जाफेकर का नाम भी लिखवाया था। मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के कई महीने बाद कांचन की हत्या प्रकाश जाफेकर ने की थी। अगर पुलिस ने जरा सा भी हाथ पैर मारा होता, थोड़ी सी भी सिंसियरिटी दिखाई होती तो न कांचन की जान जाती और न ही तीनों को आजीवन कारावास भुगतना पड़ता। पुलिस तो बस वही एक राग अलापती है कि भाई बालिग थी, चली गई, पुलिस क्या करे, किसी के साथ होगी, ढूंढिए, किसी के साथ भाग गई होगी। 2-4 गंदे शब्द भी पुलिस इस्तेमाल करती है ऐसे प्रकरणों में। सब लोग इससे 2-4 हुए होंगे, जो कोई भी इस तरह के प्रकरण में पुलिस से जिसका आमना सामना हुआ होगा। पुलिस की इसी जाहिलियत के कारण कांचन की हत्या हुई। सभी पुलिस ऐसी जाहिलियत में एक जैसी है, चाहे जिस राज्य की पुलिस हो। मैं इसे बहुत होशो हवास में और जानबूझकर अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं। मीर तकी मीर साहब ने इस तरह के इश्क और मोहब्बत पे 4 लाइनें लिखी हैं। उनका शेर है कि उल्टी हो गई सारी तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया और देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। मैं एक बार फिर से पढ़ दूं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारे दिल ने आखिर काम तमाम किया। लिखा तो मीर तकी मीर साहब ने कुछ दूसरे सेंस में होगा। प्यार मोहब्बत के शायर थे और बड़े शायर थे, बहुत नाम है उनका देश विदेश में। क्लिष्ट उर्दू में लिखे हुए उनके शेर आप अगर गहराई से सुनेंगे तो कहीं न कहीं आपके दिल को छुएंगे। लेकिन आज की इस घटना पर ये बहुत ही मौजूद शेर है कि आखिर काम तमाम किया इस बीमारे दिल ने। तो मेरे ख्याल से आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।